जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी में 6 जून 2026 के करंट अफेयर्स में। हमारे यहाँ जो भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ाए जाते हैं, फर्स्ट ये बाइलिंगुअल होते हैं, अंग्रेजी में और हिंदी में भी। दूसरी चीज़, हम यहाँ आपको पर डे एमसीक्यू कराते हैं 30 एमसीक्यू, जो टॉपिक बेस होते हैं। मीन्स एक टॉपिक पे 3 एमसीक्यू मैं कराता हूँ आपको। और ये जो भी एमसीक्यू रहते हैं वन लाइनर रहते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड रहते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो हमारा मोटो ये भी है कि आपसे मैं कहता हूँ कि सेशन लेना है तो पेन उठाना है तो आप कॉपी बनाइए और कॉपी में इन करंट अफेयर्स को नोट करिए। तो जब एग्जाम में ऑप्शन आएगा तो आप कम समय में आप एग्जैक्ट आंसर लगा पाएंगे, आपका समय भी बचेगा और आपका आंसर भी लग पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं 6 जून 2026 की करंट अफेयर्स में। और हमारे जो करंट होते हैं उसमें स्टैटिक भी इंक्लूड रहता है। मीन स्टैटिक पोर्शन भी इंक्लूड करते हैं ताकि अगर असर्शन रीजन क्वेश्चन कभी आपको मिले तो उसमें स्टैटिक में भी आपको दिक्कत ना हो। पहला टॉपिक क्या कहता है? नवाचार मंत्र स्कीम। नवाचार मंत्र स्कीम अभी अभी हाल ही में जयंत चौधरी जी, जो मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप के मंत्री हैं, इन्होंने अभी अभी हाल ही में नवाचार मंत्र स्कीम शुरू किया है। क्या शुरू किया है? नवाचार मंत्र स्कीम। किस एम से इसको लॉन्च किया है? तो इसका एम है कि जो भी इनोवेटर्स अक्रॉस इंडिया ड्राइव एंड स्किल डेवलपमेंट, मतलब पूरे भारत में जमीनी स्तर पे जो इनोवेटर्स हैं उनको सशक्त बनाने के लिए और कौशल विकास करने के लिए। मीन्स जो भी, मतलब ऐसे लोग जो इनोवेट करना चाहते हैं, कुछ नई चीज चलाते हैं, जो ग्रास रूट पे है, मतलब जो बिल्कुल करना तो चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है, तो ऐसे इनोवेटर्स के लिए उनका कौशल विकास करना, उनको सशक्त बनाने के लिए नवाचार मंत्र स्कीम। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो जयंत चौधरी जी हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। इसको लॉन्च की जगह पर किया है आईआईटी दिल्ली कैंपस में, मतलब आईआईटी दिल्ली कैंपस में इसको लॉन्च किया गया है। जिन भी व्यक्तियों को इनमें अप्लाई करना है वो 5 जुलाई तक पोर्टल इसका खुला रहेगा, डिजिटल स्किल इंडिया पोर्टल पे, और इस पे आप जाके क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल पे 5 जुलाई तक इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको देखा जाएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में, और आपको दिल्ली आईआईटी दिल्ली से आपको बुलाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, पहले हम वन लाइनर क्वेश्चन करते थे। नवाचार इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च टू एम्पावर ग्रासरूट इनोवेटर्स इन एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री। हाल ही में जमीनी स्तर पर नवोन्मेषकों को सशक्त बनाने के लिए की गई नवाचार मंत्र पहल का संबंध किस केंद्रीय मंत्रालय से है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो आप जानते हैं इसका संबंध किससे? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। स्टेटमेंट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नवाचार मंत्र इनिशिएटिव। नवाचार मंत्र पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट वॉज ऑफिशियली लॉन्च एट द आईआईटी बॉम्बे। गलत जवाब हो गया, तुरंत गलत हो गया। आईआईटी बॉम्बे में नहीं, जिसको आईआईटी दिल्ली में लॉन्च किया गया है, ये पहला गलत हो गया आपका। एस्पायरिंग कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑन दिस टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग अंडर दिस स्कीम थ्रू स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म। सही है। इच्छुक उम्मीदवार इस योजना के तहत तकनीकी कौशल प्रशिक्षण के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। दूसरा सही, पहला गलत। ऐसा क्वेश्चन करते हैं, द गवर्नमेंट हैज इंटीग्रेटेड द नवाचार रजिस्ट्रेशन पोर्टल विद द स्किल इंडिया डिजिटल हब। बिल्कुल सही बात है। सरकार ने नवाचार मंत्र पंजीकरण पोर्टल को स्किल इंडिया डिजिटल हब के साथ एकीकृत किया है। क्यों किया है? डिजिटल इंटीग्रेशन स्टिमुलेट्स द ट्रैकिंग ऑफ ग्रासरूट टैलेंट, इंश्योर ट्रांसफर डिलीवरी ऑफ फंडिंग एंड इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल ट्रेनिंग सपोर्ट। मतलब किस लिए किया है भाई? इसीलिए किया है ना, ताकि जो क्या कहते हैं कि जो भी ऐसे लोग हो जिनको तकनीकी सहायता की जरूरत है, जो जमीनी स्तर पर प्रतिभा है उनके अंदर, उन प्रतिभाओं को एकीकृत करने के लिए, उन प्रतिभाओं को निकालने के लिए, उन पे नवामेश करने के लिए ही इसको तो लॉन्च किया है। तो क्या हो गया? ए सही, आर सही, उसका क्या एक्सप्लेनेशन हुई है? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक नंबर 2, प्रिंसेस ऑफ अस्टियरिस अवार्ड, प्रिंसिपल ऑफ अस्टियरिस अवार्ड 2026। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये पुरस्कार क्या है? प्रिंसेस ऑफ अस्टियरिस अवार्ड 2026। ये अभी हाल ही में लियोनेल मेसी जी को क्या किया? अनाउंस किया गया। अभी देखिए अनाउंस किया गया, ये बात ध्यान दीजिएगा। अभी इस पुरस्कार की क्या हुई है? घोषणा हुई है। ठीक, अभी इसको वितरित नहीं किया गया है या प्रदान नहीं किया गया है।
तो इसको विश्व के प्रसिद्ध फुटबॉलर, अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी जी का नाम सुना होगा। हाल ही में ये कोलकाता आए हुए थे, जहां पर इनकी लोहे की प्रतिमा का क्या हुआ था, अनावरण हुआ था। ठीक है, तो लियोनेल मेसी जी जो प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं अर्जेंटीना के, विश्व के महानतम फुटबॉलर में से एक हैं। ठीक है, इन्होंने इनको जो है स्टोरेज अवार्ड 2026 दिया गया है। ही इज द फर्स्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड टू रिसीव दिस डिस्टिंग्विश्ड ऑनर। मतलब यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर है। मतलब ये ऐसे पहले दुनिया के फुटबॉलर है जिनको ये पुरस्कार मिला है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ही करंटली सर्व द कैप्टन ऑफ इंटर मियामी फुटबॉल क्लब। ये इस समय किस क्लब से खेल रहे हैं, इंटर मियामी फुटबॉल क्लब से खेल रहे हैं। टू बी ऑफिशियली प्रेजेंट है, देखिए जैसे मैंने आपसे कहा ना, वितरण समारोह कब होगा, अक्टूबर 2026 में स्पेन में आधिकारिक रूप से इसे क्या किया जाएगा, इन्हें प्रदान किया जाएगा। तो मेसी जी को अक्टूबर 2026 में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। लेजेंडरी एथलीट लियोनेल मेसी हु वॉन द प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड करंटली कैप्टन ऑफ विच फुटबॉल क्लब। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड 2026 जीतने वाले दिग्गज एथलीट लियोनेल मेसी वर्तमान में किस फुटबॉल क्लब से है, इंटर मियामी, भी हमने पढ़ा। Consider the following statement regarding the Princess of Asturias Award 2026. Princess of Asturias Award 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। It is the highly acclaimed international award presented annually in Spain. ये स्पेन में प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाला एक अत्यधिक प्रशंसनीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। बिल्कुल सही बात है। लियोनेल मेसी द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर इन द स्पोर्ट हिस्ट्री टू रिसीव द स्पेसिफिक अवार्ड। बिल्कुल सही बात है। खेल के इतिहास में विशिष्ट पुरस्कार पाने वाले लियोनेल मेसी फुटबॉल के पहले खिलाड़ी है। बात बिल्कुल सही है। तो ए भी सही, आर भी सही, पहले से दो सही। असर्शन इंजन क्वेश्चन। द कन्फर्न ऑफ स्पेन प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड लियोनेल मेसी मार्क एन हिस्टोरिक शिफ्ट इन रिकॉग्निजिंग टीम स्पोर्ट एथलीट। लियोनेल मेसी को स्पेन का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किया जाना टीम खेल एथलीटों को मान्यता देने के लिए ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भैया खेल के क्षेत्र में वो भी लियोनेल मेसी जी को मिला है और फुटबॉल में पहले है, तो बिल्कुल ये हिस्टोरिक तो है ही। ठीक है, क्या कह रहा है कि द अवार्ड एस्पेशली ऑनर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड पब्लिक अफेयर्स मेकिंग स्पोर्ट इंक्लूजन एक्सेप्शनली रेयर। बिल्कुल सही बात है। यह पुरस्कार संरचनात्मक रूप से विज्ञान, मानविकी, सार्वजनिक मामले में उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करना है। इसमें खेल भी शामिल होना एक असाधारण रूप से दुर्लभ हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। लियोनेल मेसी जी को मिला, यह ऐतिहासिक रूप से क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ। और ये मानविकी वगैरह में दिया जाता है, खेल शामिल होना इसमें असाधारण है। तो बिल्कुल इसलिए क्या है, ए आर दोनों सही है और इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक, नेक्स्ट करते हैं टॉपिक 3। मेटे फ्रेडरिक्सन री-इलेक्टेड एज पीएम ऑफ डेनमार्क। मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की तीसरी बार पीएम बनी। अभी अभी एक नियुक्ति फिर से हुई है, मतलब ये इनका नाम है फ्रेडरिक्सन। क्या नाम है इनका, मेटे फ्रेडरिक्सन लगातार तीसरी बार डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला है। इनका नाम याद रखिएगा, ये महिला है मेटे फ्रेडरिक्सन, और ये तीसरी बार डेनमार्क की क्या बन गई है, प्रधानमंत्री बन गई है। डेनमार्क की क्या है, ये स्कैंडिनेवियन यूरोपियन नेशन है। डेनमार्क एक प्रमुख स्कैंडिनेवियन यूरोपीय देश है जो जटलैंड आइलैंड में, कौन से आइलैंड में है, जटलैंड आइलैंड में स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जटलैंड प्रायद्वीप पे क्या है स्थित है। इसकी कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन। कैपिटल इसकी क्या है, कोपेनहेगन। मेटे फ्रेडरिक्सन हु रिसेंटली मेड द नंबर ऑफ सिक्योरिंग हर थर्ड टीम एज प्राइम मिनिस्टर लीड द विच नेशन, डेनमार्क। हाल ही में तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने की चर्चा में रही मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश का नेतृत्व करती हैं, डेनमार्क का। Mette Frederiksen, consider the following statement regarding Denmark executive update. Mette Frederiksen is serving the third term as the head of the state of the Denmark. Mette Frederiksen डेनमार्क के शासनाध्यक्ष के रूप में तीसरा कार्यकाल पूरा कर रही हैं। बिल्कुल सही बात है, ये प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या कह रहा है, इंस्टीट्यूशनल कैपिटल ऑफ डेनमार्क इज कोपेनहेगन। डेनमार्क की जो राजधानी है, संस्था का राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। ये भी सही है, तो बोथ 1 और 2 सही हो गए यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट, 2 स्टेटमेंट 1 असर्शन 1 रीजन। असर्शन क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेबल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क इन नॉर्डिक कंट्रीज लाइक डेनमार्क फ्रीक्वेंटली अलाउ लॉन्ग टर्म लीडर टू सिक्योर मल्टीपल टर्म। ये बात बिल्कुल सही है। डेनमार्क जैसे नॉर्डिक देश में स्थिर लोकतांत्रिक ढांचे अक्सर लंबे समय तक सेवा करने वाले नेताओं को कई कार्यकाल सूचित करने की अनुमति देते हैं। बिल्कुल सही बात है, देखिए डेनमार्क जो है शांति वगैरह पीस में सबसे आगे है। डेनमार्क ऑपरेट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कंबाइंड विद पार्लियामेंट्री सिस्टम वेयर द गवर्नर रिलेबिलिटी इन्फ्लुएंस पब्लिक मैंडेट। डेनमार्क एक संवैधानिक राजतंत्र है
जहां एक संसदीय प्रणाली के तहत काम करता है, जहां शासन की विषय सार्वजनिक सार्वजनिक जनादेश को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है, जनादेश है तभी तो ये पीएम बन रही बार बार। तो क्या हो गया, ए सही, आर से करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इंडियन सोलर राइज एंड ग्रोथ मैट्रिक्स 2025 डेटा, भारत का सौर उदय विकास मैट्रिक्स 2025 डेटा। इस डेटा को पहली बार तो जारी कौन करता है, इसको जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है एमएनआरई, इसको आधिकारिक तौर पर जारी करता है। इंडिया की ग्लोबली जो है, मतलब कि भारत जितनी स्पीड से सोलर एनर्जी को अपने यहाँ इंस्टॉल किया है उसमें भारत की रैंक क्या है, सेकंड है। मतलब साल भर में भारत ने जितनी तेजी से सोलर एनर्जी को अपने देश में शामिल किया है उसमें भारत की रैंक क्या है, उसमें भारत की रैंक क्या है, दूसरी है। अच्छा, उसके बाद इसमें फर्स्ट रैंक किसकी है, चाइना, और थर्ड रैंक किसकी है, यूएसए। मतलब इंस्टॉल करने में जो तेजी से इंस्टॉल किया है भारत ने, तो भारत की रैंक जो है दूसरी है, चाइना पहले स्थान पर और यूएस जो है तीसरे स्थान पर है इसमें। लेकिन अगर हम ये देखें कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें, मतलब जितनी इस समय इंस्टॉल्ड है, उसमें चाइना प्रथम है, यूएसए सेकंड है और इंडिया क्या है, थर्ड है। अच्छा, वार्षिक क्षमता के अनुसार भारत ने 2005 में 37 गीगावाट ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। मतलब भारत ने कितनी वाट गीगा क्षमता जोड़ी है, 37 गीगावाट, मतलब 37 गीगावाट जो है भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा में सोलर एनर्जी को अपने यहाँ जोड़ा है। इसी वजह से भारत की विश्व में दूसरा स्थान आया है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, हाउ मच एनुअल सोलर पावर कैपेसिटी डिड इंडिया एडेड टू इस ग्रिड ड्यूरिंग 2025? नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत ने वर्ष 2025 के दौरान अपने ग्रिड में कितनी वार्षिक सौर ऊर्जा जोड़ी है, कितनी जोड़ी है, 37 गीगावाट। कितनी जोड़ी है, 37 गीगावाट। रिगार्डिंग द ग्लोबल सोलर एनर्जी पैरामीटर्स ऑफ 2025 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वर्ष 2025 के वैश्विक ऊर्जा मापदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन टर्म्स ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी ग्रोथ रेट, इंडिया रैंक सेकेंडली ग्लोबल, लैगिंग दी ओनली बिहाइंड चाइना। पावर कैपेसिटी ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट में बिल्कुल सही बात है। ग्रोथ रेट में क्या, देखिए पूरा ध्यान से पढ़िएगा, सोलर पावर कैपेसिटी ग्रोथ रेट फॉर 2025 में, बिल्कुल सही बात है। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कम्युनिटी इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी, इंडिया है सरप्राइज द यूएस टू टेक द सेकंड रैंक, ये गलत है। कुल संचयी स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़कर दूसरे स्थान पर है, गलत जवाब ना, भारत तीसरे स्थान पे है ना। तो क्या होगा, पहला गलत, पहला सही दूसरा गलत, तो केवल क्या सही, एक सही है। एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। इंडिया एडेड अ मैसिव 37 गीगावाट और सोलर कैपेसिटी, गीगावाट और सोलर कैपेसिटी विद इन अ सिंगल फिजिकल ईयर, सिग्निंग एग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पाइवोट, बिल्कुल सही बात है। भारत ने एक वर्ष के भीतर 37 गीगावाट की भारी और सौर क्षमता जोड़ी जो स्वच्छ ऊर्जा और संरचना के आक्रामक बदलाव को दिखाता है, बिल्कुल सही बात है। ये आक्रामक बदलाव है, तेजी से हम इसमें जोड़ रहे तभी दिखा रहा है। घरेलू सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों को बढ़ाने से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है और भारत में राष्ट्रीय निर्धारित योगदान एनडीसी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, इसीलिए तो ऐसा कर रहा है। स्केलिंग ऑफ डोमेस्टिक सोलर इंस्टॉलेशन डिमिनिशेस द डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल एंड हेल्प अचीव इंडियन नेशनल डिमांड कंट्रीब्यूशन एनडीसी टारगेट, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो क्या हो गया, ए सही, आर सही और उसका एक्सप्लेनेशन भी है। टॉपिक नंबर 5, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे कहते नहीं है कि 100वां सेंचुरी मार दी, 100वां शतक हो गया, 100वीं एनिवर्सरी हो गई, वैसे ही 100वीं रामसर साइट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसको कर सकते हैं। इसको आप चाहे तो बिल्कुल आप इसको सर्किल बना दीजिए, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक। अच्छा, कंटेस्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन, देखिए 100वीं रामसर, भारत ने अभी अभी एक 100वीं रामसर साइट को अपने देश में क्या किया, डिक्लेयर किया है। पहले रामसर के बारे में कुछ जानते हैं, इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है। रामसर कन्वेंशन साइंड ऑन 2 फरवरी 1971 इन ईरान। ईरान में एक जगह है रामसर, वहां पे कन्वेंशन साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 ईरान में हस्ताक्षर किए गए थे। 2 फरवरी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड डे, इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इंडिया प्रोफाइल, इंडिया फर्स्ट साइट वॉज चिल्का लेक साइन इन 1982, मतलब भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, चिल्का है। और भारत ने रामसर कन्वेंशन में कब साइन किया है, 1982 में, ध्यान रखिएगा। तो अब ये तो हिस्टोरिकल कंटेस्ट हो गया इसका। 100वीं रामसर साइट कौन सी, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सुरहाताल। देखिए ध्यान रखिएगा, सुरहाताल का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी।
जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है, सुरहाताल जिसको कहते हैं, ये बलिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको 5 जून को नामांकित किया गया है। अब आप पूछेंगे 5 जून को क्यों किया गया है, क्योंकि 5 जून को क्या है मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस क्या मनाते हैं लोग, 5 जून को मनाते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में हमने जो है सुरहाताल को 100वीं बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया है, एक रामरस साइट। ठीक, अच्छा इसका इकोलॉजिकल फीचर देखा जाए तो क्या है, अगर देखा जाए तो ये जो आपकी ये रामसर साइट है, ये एक फ्रेश वाटर फॉर्म है जो मियंडर से, गंगा रिवर के मियंडर से क्या है बनती है, मतलब ये गंगा नदी का मियंडर है, इससे ये बनती है। मियंडर मतलब क्या होता है कि जब गंगा नदी जाती है यहाँ से, तो गंगा नदी यहाँ से ऐसे जाती है और ऐसे हो जाती है। ठीक, तो इसी के बाहर क्या बन जाती है, एक झील बन जाती है यहीं पर, यही क्या है आपकी सुरहाताल है। सुरहाताल लेक इसी में है। तो अगर यूपी में देखा जाए, उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में अब तक जो है 12 एक्टिव रामसर साइट हो चुकी हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में क्या हो चुकी है, 12 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। ठीक, और अभी 11वीं साइट आपने सुना होगा, इसके पहले जो 99th मतलब 99th रामसर साइट कौन सी थी, शेखा, शेखा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, शेखा, शेखा वाली बर्ड सेंचुरी जो है ये 99th रामसर साइट थी और यूपी की 11वीं थी। तो यूपी में टोटल इस समय 12 रामसर साइट हो चुकी है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा ग्लोबल देखा जाए तो ग्लोबल में यूके पहले नंबर में रामसर साइट, सबसे ज्यादा रामसर साइट यूके में है, मतलब इंग्लैंड में, उसके बाद मैक्सिको में, और थर्ड रैंक इंडिया की है। और भारत में पहली रैंक किसकी है, इंडिया में फर्स्ट रैंक किसकी है, तमिलनाडु की। मतलब तमिलनाडु में भारत की सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं। और यूपी में समय 12 हो चुकी है। यूपी की जो 11वीं है वो शेखा अली बर्ड सेंचुरी है जो अलीगढ़ में है, और 99 जो साइट्स है वो कौन सी, वो भी शेखा अली है। तो कुल मिला के इतना रामसर साइट यूपी में 12 हो चुका है। इसके पहले 10 था, मतलब पिछले साल तक 10 रामसर साइट थी। सुरहाताल रजिस्टर्ड एट 2575 2575 साइट इन द वर्ल्ड। मतलब अगर देखा जाए वैश्विक रैंकिंग इस साइट की, मतलब वैश्विक स्तर पे कौन सी रैंकिंग है, तो 2575वां स्थल है ये रामसर साइट का। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है रामसर साइट का, ये अति महत्व। देखिए अब इससे मैंने देखिए आपको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पढ़ाया, चिल्का झील के बारे में पढ़ाया, रामसर साइट जो अभी उसको पढ़ाया, मैंने 99 साइट भी बताई। तो इतना सब डिटेल आप पढ़ रहे हैं, खाली ये नहीं कि मैंने आपको पढ़ा दी 99 रामसर साइट कौन सी है या 100वीं रामसर साइट कौन सी है। The historic 100th Ramsar site of India designated recently at GP Narayan Bird Sanctuary Surhata located with उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट। हाल ही में ऐतिहासिक रूप से 100वें रामसर रूप में नामित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है, बलिया, बागी बलिया। कंसीडर द रेफरेंस वेटलैंड फ्रेमवर्क इन इंडिया, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। चिल्का लेक वाज डेजिग्नेटेड एज वन ऑफ द इंडियाज अर्लियर रामसर वेटलैंड। चिल्का झील को भारत की सबसे पहली रामसर आर्द्रभूमि स्थल के रूप में भी नामित किया गया था, ये बात एकदम सही है। विद द इंक्लूजन ऑफ सुरहाताल उत्तर प्रदेश नाउ होल्ड्स टोटल नंबर ऑफ 12 रामसर साइट। देख रहे हैं ना कि आप खाली यही याद कर लेंगे तो काम नहीं चलेगा, 12वीं रामसर साइट है, ये भी सही बात है। सुरहाताल के नामित होने के साथ उत्तर प्रदेश में कुल 12 रामसर स्थल हो गए। ग्लोबली इंडिया रैंक थर्ड इन टोटल नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड रामसर साइट बिहाइंड यूके एंड मैक्सिको, ये भी बात सही है। वैश्विक स्तर पर नामित रामसर स्थलों में कुल संख्या के मामले में भारत यूके और मैक्सिको के बाद तीसरे स्थान पे, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये तीनों चीजें देखिए आप पढ़ रहे हैं, आपका इसमें स्टैटिक भी आ गया, इसमें करंट भी आ गया, और इसमें हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी आ गया इसका। सुरहाताल बलियावाल इजिली क्लासिफाइड है रामसर वेटलैंड ड्यू टू यूनिक हाइड्रोजियोमॉर्फिक फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो ले फीचर। देखिए मैंने आपको बताया, देखिए अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया। अब आपको अगर ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट नहीं पता है कि ये लेक ऐसे जा रही है, और यहाँ पे देखिए ऑक्सबो क्या होता है, कोई लेक ऐसे जाती है तो धीरे धीरे वो क्या करती है, इस तरह पे आ जाती है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सबो लेक बन जाती है। क्या बन जाती है, ऑक्सबो लेक बन जाती है मेंढर फॉर्म होने से। तो मेंढर ऐसे होते हैं ना, ऐसे सर्पिलाकार मेंढर बनते हैं, और यही क्या बन जाते हैं, ऑक्सबो लेक बन जाती है। तो यही कह रहा है कि हाइड्रोग्राफिक जियोमॉर्फिक फॉर्मेशन है ऑक्सबो लेक का, ये बात बिल्कुल सही है। अब देखिए आपको 360 पढ़ना होगा, आप सब 360 डायमेंशनली पढ़ेंगे तभी काम चलेगा। ऑक्सबो लेक फॉर्म बाय द मेंडरिंग ऑफ मेजर रिवर गंगा रिटेन पेरिनेलियल फ्रेश वाटर प्रोवाइडिंग द क्रिटिकल हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी एवी फौना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है कि गंगा जैसी प्रमुख नदी के विसर्ग से बनी गोखुर झीलें
बारहमासी मीठे पानी को बनाए रहती है, जो प्रवासी पक्षियों को महत्वपूर्ण आवाज प्रदान करती है। बात बिल्कुल सही है, इसीलिए तो भैया ये महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, तो देखिए जो असर्शन जिन मैं आपको करा रहा हूँ मतलब ठीक यूपीएससी लेवल के हैं, और यूपीएससी लेवल का यूपीपीसीएस लेवल दोनों लगभग एक ही लेवल है, थोड़ा बहुत का अंतर छोड़ के। ठीक, तो ए सही, आर सही, और उसका क्या है एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट, व्हेन ऑडिट मैटर, अभी अभी एक बुक लॉन्च की गई है भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी द्वारा, जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो भारत के डिग्नेटरी उपराष्ट्रपति जी है, इन्होंने पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के राइटर कौन है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो फॉर्मर रह चुके हैं विनोद राय जी। मतलब विनोद राय जी जो भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इनके द्वारा एक बुक संपादित की गई थी, जिसका विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति जी द्वारा किया गया है। इसके प्रकाशक कौन है? रूपा पब्लिकेशन। मतलब इसका जो पब्लिकेशन है क्या है? रूपा पब्लिकेशन है। emphasizes the absolute necessity of auditing to ensure transparency and executive accountability in governance। मतलब ये किताब किसको बताती है? ये बताती है कि अकाउंटेबिलिटी क्यों जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी क्यों जरूरी है, ऑडिटिंग क्यों जरूरी है। तो ऑडिटिंग की आवश्यकता इसीलिए है ताकि हम जो है ट्रांसपेरेंसी ला सकें, और हम क्या ला सकें, और हम अपने कामों में तेजी ला सकें। इसी वजह से ऑडिटिंग क्या होती है? आवश्यक होती है। तो इस पुस्तक में यही बताया गया है। ठीक, चलिए इससे क्वेश्चन करते हैं। द व्हेन ऑडिट मैटर हैज बीन एडिटेड बाय विच फॉर्मर कंट्रोलर, कंट्रोलर है, कंप्यूटर नहीं, कंट्रोलर जनरल और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, सुने होंगे नाम, विनोद राय जी। हाल ही में जारी की गई व्हेन ऑडिट मैटर्स नाम की पुस्तक का संपादन भारत के किस पूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया गया? विनोद राय। द बुक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिटरेरी वर्क व्हेन ऑडिट मैटर्स। व्हेन ऑडिट मैटर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द बुक वॉज ऑफिशियली अनवील्ड बाय पीएम ऑफ इंडिया। देखिए तुरंत गलत हो गया ना। इस पुस्तक का आधिकारिक अनावरण राष्ट्रीय ऑडिट दिवस के सम्मान में भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। गलत जवाब। द थीमेटिक फोकस ऑफ द वॉल्यूम रिजॉल्व हेवली अराउंड द फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वर्क होगी। बात सही है। इस खंड का विषय का ध्यान मुख्य रूप से वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही, वर्क फ्लो के इर्द गिर्द घूमता। ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा सही, पहला गलत। Public sector auditing act as an essential institutional anchor for robust democratic infrastructure। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑडिटिंग मजबूत लोकतांत्रिक बुनियादी ढांचे के लिए एक आवश्यक संस्थागत आधार के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल सही बात है। ऑडिटिंग रहेगी तो काम अच्छे से होगा, काम तेजी से होगा, काम समय पे होगा। स्वतंत्र ऑडिटिंग निकायों द्वारा व्यवस्थित जांच वित्तीय विचलनों को उजागर करती है, जिससे सरकारी खर्चों पर जनता का विश्वास और विधायी निरीक्षण मजबूत है। इसीलिए जरूरी है भैया। क्यों जरूरी है? क्योंकि सिस्टमेटिक स्क्रूटनी बाय इंडिपेंडेंट ऑडिट बॉडीज अनकवर द फिस्कल डेविएशन, रिफोर्सिंग पब्लिक ट्रस्ट, लेजिस्लेटिव ओवरसाइट ओवर स्टेट एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही बात है। तो ए सही, आर सही, इसका समझिए। नेक्स्ट टॉपिक, डिमाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सुभाष कश्यप। संविधानिक विशेषज्ञ सुभाष कश्यप जी का निधन। आप लोग तैयारी करते होंगे, किताब पढ़ते होंगे सुभाष कश्यप जी की संविधान की किताब, तो वही एक महान डिग्नेटरी थे जिनका नाम है सुभाष कश्यप जी। इनका 97 की उम्र में निधन हो गया है। प्रसिद्ध संवैधानिक कानून विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्होंने लोकसभा सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं, सर्व विद डिस्टिंक्शन लोकसभा सेक्रेटरी जनरल। और इन्होंने क्या कहते हैं, जो एक समिति आपने नाम सुना होगा, वन नेशन वन इलेक्शन, एक समिति अभी थी, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति, जिसके हेड कौन थे? भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम था रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी इस कमेटी के क्या थे? हेड थे। उस कमेटी में ये भी मेंबर थे। कौन? सुभाष कश्यप जी। इनका हाल ही निधन हो गया है और वर्ष 2015 में इनको क्या सम्मानित किया गया? पद्म भूषण से इनको 2015 में सम्मानित किया गया था। सुभाष कश्यप who recently passed away as a dignitary authority which of the following domains। सुभाष कश्यप जी का हाल ही में निधन हो गया था। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, संवैधानिक कानून में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द illustrious कैरियर ऑफ डॉक्टर सुभाष कश्यप। डॉक्टर सुभाष कश्यप के शानदार कैरियर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। He was appointed a member of specialized committee reviewing the One Nation One Election implementation framework। उन्होंने एक राष्ट्रीय चुनाव के कार्यान्वयन ढांचे संबंधित करने वाली विशेष समिति के रूप में नियुक्त किया गया था। बिल्कुल सही बात है। समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ मेंबर की जगह चेयरमैन दे देगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन रिकॉग्निशन ऑफ द फाउंडेशनल कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल साइंस ही वाज रिसीव द पद्म भूषण इन द। गलत जवाब। बिल्कुल सही बात है। हाँ, पॉलिटिकल साइंस, मैं साइंस सोचा।
ठीक है, लिखा कि इन्होंने राजनीति विज्ञान में उनके मौलिक योगदान में मान्यता में उन्हें 2015 पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बात बिल्कुल सही है, ये दोनों सही। The research volume on handbook edited by Subhash Kashyap utilized a foundational procedure text guidelines inside the parliament secretariat. सुभाष कश्यप द्वारा संपादित शोध ग्रंथों पुस्तिकाओं का उपयोग संसद सचिवालय के भीतर बुनियादी प्रक्रियात्मक पाठ गाइड के रूप में किया जाता है। बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। His prolonged operational experience as General Secretary of the Lok Sabha allowed him to document parliamentary procedure, convention, constitutional mechanism with deep authority. क्यों इन्होंने ऐसा कर पाया? इन्होंने बुक इतनी अच्छी क्यों लिख पाए, इन्होंने शोध क्यों कर पाया? क्योंकि ये सचिवालय के सचिव थे और इनके लंबे परिचालन अनुभव से इनको जो है प्रक्रिया का इनको क्या मिल गया, अनुभव मिल गया। इसीलिए तो इन्होंने क्या किया, पुस्तक लिखी। यूके लिवरपूल यूनिवर्सिटी टू ओपन बेंगलुरु कैंपस। एक यूनिवर्सिटी है यूके की, यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है लिवरपूल यूनिवर्सिटी। ये अभी अभी बेंगलुरु में अपना क्या ओपन कर रही है, कैंपस ओपन कर रही है। क्या कर रही है कि यूके की एक लिवरपूल यूनिवर्सिटी है, इसको बेंगलुरु में अपनी एक परिसर मतलब शाखा खोलने की परमिशन मिल गई है। बेंगलुरु कहाँ पर, कर्नाटक में अपनी एक ब्रांच खोल रही है। क्यों खोल रही है? क्योंकि जो हमारी जो अभी एनईपी 2020 आई है, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके तहत क्या है कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी गाइडलाइंस के अंदर अपनी कैंपस को खोल सकती हैं। तो एनईपी 2000 लेआउट द फॉर्मेटेड बाय द हाई कमिटी डॉक्टर के कस्तूरी। देखिए ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। क्या कह रहा है कि जो एनईपी 2020 है, इसकी कमिटी जो है, ये कमिटी किसके नाम पे कमिटी थी, मतलब इस कमिटी के हेड कौन थे, तो कस्तूरी रंगन कमिटी। इस कमिटी का नाम क्या था, कस्तूरी रंगन कमिटी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल सेक्यूर्ड फाइनल अप्रूव्ड सेटअप इज ऑफशोर इंटरनेशनल एकेडमिक कैंपस इन विच इंडियन मेट्रोपॉलिटन हब। लिवरपूल विश्वविद्यालय ने किस भारतीय महानगरीय केंद्र में अपना विदेशी अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक परिसर स्थापित करने के लिए अंतिम स्वीकृति प्रदान की है? बेंगलुरु में। द परमिशन ग्रांटेड टू फॉरेन एंटिटी लिवरपूल यूनिवर्सिटी आर एंकर्ड इन मैंडेट फॉर एनईपी 2020। बिल्कुल सही बात है। लिवरपूल विश्वविद्यालय जैसी राष्ट्रीय संस्थानों को दी गई अनुमति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शासनादेश पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। द फाउंडेशन ड्राफ्ट एनईपी 2024 वाज क्रिएटेड अंडर द चेयरमैन माधव गाडगिल कमिटी। गलत जवाब, कस्तूरी रंगन कमिटी है ना, तो गलत हो गया, ए सही, दूसरा गलत। असर क्वेश्चन। इंडिया इज ओपनिंग अप डोमेस्टिक हायर एजुकेशन मार्केट परमिटिंग द इलाइट ग्लोबल यूनिवर्सिटी टू बिल्ड अप द ब्रिक एंड मोर्टार लोकल ऑपरेशन। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या कह रहा है, भारत अपने घरेलू शिक्षा बाजारों को खोल रहा है जिससे विशिष्ट वैश्विक विद्यालयों को स्वतंत्र स्थानीय परिसर निर्माण करने की अनुमति मिल रही। बिल्कुल सही बात है। क्यों खोल रहा है? क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंटेंट ऑफ एनईपी 2020 internationalize the domestic education ecosystem, lower outward brain drain and foster local research collaboration। बिल्कुल सही बात है। क्यों कर रहा है? क्योंकि 2020 की रणनीतिक उद्देश्य क्या है कि शिक्षा प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, छात्रों को विशेष विदेश में जाने से होने वाले ब्रेन ड्रेन मतलब कि जो उनके जो जाके वहां ग्रहण करते हैं, अपनी जो अच्छी चीजें वहां पे दे देते हैं, उसको कम करने के लिए ही तो ये किया जा रहा है। तो दोनों सही हो गया। क्या हो गया, ए सही, आर सही, उसका क्या हो गया, एक्सप्रेशन भी हो गया। ठीक। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे फ्रेमवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी अभी क्या हुआ है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। क्या मनाया गया है? विश्व पर्यावरण दिवस। तो हमने बात की कि इसको 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 जून को स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। मतलब 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था जिसके तहत यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ पे, नैरोबी केन्या पे। लेकिन इसकी जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत है वो कब हुई? 5 जून 1973 से चालू होती है। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा। स्थापना इसकी 1972 में हुई लेकिन इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1973 से हुई। इसका होस्ट सिटी कौन सा है? बाकू अजरबैजान। बाकू अजरबैजान क्या है? इसका होस्ट सिटी है। ग्लोबल फोर्स डायरेक्टर प्रिसाइसली टुवर्ड्स द अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन चेंज। ठीक। इसका मुख्य ध्यान क्या है? जैसे मान लीजिए इस बार तो मेजबान शहर क्या है, पूछता है कि मेजबान शहर कौन सा है? बाकू। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, वहीं पर इसका क्या है, मेजबान शहर है। इसका मुख्य ध्यान केंद्र क्या है कि वैश्विक ध्यान मुख्य रूप से तत्काल जलवायु कार्रवाई, मतलब हैशटैग क्या कहते हैं, हैशटैग इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट। मतलब क्लाइमेट पे अब ध्यान देना है। अब क्लाइमेट पे ध्यान देना है, ये इसकी क्या है,
वो है कोर थीम है, और जो क्या कहते हैं फोकस है टुवर्ड्स अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन सॉल्यूशन, मतलब अर्जेंटली क्लाइमेट पे काम करना है, ये इसका फोकस है। और इसकी थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट, ये इसकी क्या है थीम है। थीम जरूर से याद रखिएगा। अच्छा, इसके तहत भारत में क्या क्या किया जा रहा है, आपने सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव है एक पेड़ माँ के नाम, है ना। देखते होंगे कि एक गड्ढा खोद लेते हैं, 1 किलो मिट्टी, फिर वो पेड़, एक पेड़ में 5 किलो पकड़ के फोटो खिंचाते हैं। ठीक है, होना अच्छी बात है, पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन उस पेड़ की देखभाल करना उससे ज़्यादा मायने रखता है। एक अभी बहुत फेमस पर्यावरण का ध्यान देने वाली जिनका निधन हो गया, आप लोग बताइएगा उनका नाम क्या था। तुलसी गौड़ा जी, तुलसी गौड़ा जी आपको नाम सुना होगा, जिनका निधन हो गया था। उन्होंने कई हजार कई लाख पेड़ लगाए थे इन्होंने। इसी तहत नमो ऑक्सीजन पार्क की स्थापना की जाएगी। इसमें 18 पार्क जो है नमो ऑक्सीजन, नरेंद्र मोदी ऑक्सीजन पार्क, ठीक है, 18 पार्क बनाए जाएंगे दिल्ली में। और सुरहा ताल बर्ड सेंचुरी, जिसको आपने देखा, ये 5वीं रामसर साइट ऐड कर दिया गया। क्वेश्चन करते थे, विच सिटी सर्व एज द ऑफिशियल इंटरनेशनल ग्लोबल होस्ट फॉर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन, कौन सा है, बाकू अजरबैजान। निम्नलिखित में कौन सा शहर विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के लिए आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मेजबान के रूप में कार्य कर रहा है, कौन सा शहर है, बाकू अजरबैजान, ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड इट्स प्रोटोकॉल। इनके प्रोटोकॉल और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के संबंध में क्या क्या चीजें हैं, इनको पढ़िए, चलिए देखते हैं। द ऑफिशियल डेजिग्नेटेड थीम फॉर द करंट ईयर इज इंस्पायर्ड बाय द नेचर। क्या कह रहा है, चालू वर्ष के लिए आधिकारिक निर्धारित थीम क्या है, इंस्पायर्ड बाय द नेचर फॉर क्लाइमेट, बिल्कुल सही बात है, इसकी थीम यही है। सेकेंड, द यूएनईपी एस्टैब्लिश्ड अलोंगसाइड द इवेंट 1972 इंसेप्शन हेडक्वार्टर इज जेनेवा। देखिए यही गलत हो जाएगा आपका, हेडक्वार्टर के जेनेवा नहीं है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, लोग मैसेज करिएगा अभी कमेंट सेक्शन पे कहाँ हेडक्वार्टर मैंने बताया आपको। द नमो ऑक्सीजन पार्क करंटली इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ये बात बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में नमो पार्क ऑक्सीजन पार्क बनाए जा रहे हैं। तो कौन सही होगा, दूसरा गलत है, तो दूसरा गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर बी सही। ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप। Assertion region, World Environment Day was historically one of the largest global platform for corporate and public environmental advocacy. विश्व पर्यावरण दिवस ऐतिहासिक रूप से कॉर्पोरेट और सार्वजनिक पर्यावरण वकालत के सबसे बड़े वैश्विक मंचों में से एक बन गया है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एक बन गया है। क्यों एक बन गया है, क्योंकि द फाउंडेशनल, नहीं देखिए ये है, पर द फाउंडेशनल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द लैंडमार्क 1970 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस फॉर द ह्यूमन एनवायरनमेंट टू कोऑर्डिनेट प्लानिटरी प्रिजर्वेशन एफर्ट। मानव पर्यावरण पर ऐतिहासिक 1970 के स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान पृथ्वी के संरक्षण प्रयासों के समन्वय में इसका आधारभूत ढांचा स्थापित किया गया। देखिए सही तो है दोनों, लेकिन एक्सप्लेनेशन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर यहाँ पे ए दिया है तो ये क्या गलत है। ठीक, नेक्स्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, विश्व मुक्केबाजी रैंकिंग, ग्लोबल बॉक्सिंग कैटेगरी रैंकिंग, इंडियन सक्सेस। वीमेन कैटेगरी 75 केजी में जैस्मिन लंबोरिया जी जो है विश्व में प्रथम स्थान हासिल की है, मतलब 57 कैटेगरी में जो वीमेन 57 कैटेगरी में जैस्मिन लंबोरिया जी वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग हो गई है इनकी, मतलब महिला 57 श्रेणी में जैस्मिन लंबोरिया जी ने विश्व में नंबर 1 रैंकिंग की अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। और महिलाओं की 48 किलो कैटेगरी में मीनाक्षी जी ने नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ टेक्निकल तो है नहीं। 48 किलोग्राम में मीनाक्षी जी ने, 57 किलोग्राम में जैस्मिन लंबोरिया जी ने। इंडियन पब्लिश जैस्मिन लंबोरिया रिसेंटली अचीव द प्रेस्टीजियस वर्ल्ड नंबर 1 स्पोर्ट रैंकिंग विच ऑफ द वेट कैटेगरी। कह रहा है भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया ने हाल ही में एथलीट बॉक्सिंग में भार वर्ग में प्रतिष्ठित नंबर स्थान हासिल किया है, 57 किलोग्राम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी ग्लोबल बॉक्सिंग वर्ल्ड रैंकिंग अपडेट। इंडियन बॉक्सर मीनाक्षी कैप्चर वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इनसाइड द लाइट कैटेगरी ऑफ 48, बिल्कुल सही बात है। भारतीय मुक्केबाज मीनाक्षी ने लाइट वेट किलोग्राम कैटेगरी 48 किलोग्राम कैटेगरी में भारतीय विश्व में नंबर 1 रैंक हासिल की, बिल्कुल सही बात है। जैस्मिन लंबोरिया होल्ड द करंट वर्ल्ड नंबर टाइटल इन द अल्ट्रा हैवी वेट 70 केजी डिवीजन। देखिए यहीं पे क्वेश्चन घुमा दिया ना, 75 केजी में तो किया नहीं है, इन्होंने कितने में किया है कमेंट में बताइएगा आप लोग, अभी मैंने ऊपर बताया है। ठीक है, तो क्या होगा, पहला सही दूसरा गलत, कौन सा सही है देखिए ये भी पढ़िए, कौन सा सही है करेक्ट। असर्शन इंजन, इंडियन वीमेन बॉक्सिंग एथलीट सिस्टमेटिकली डोमिनेटेड ग्लोबल एमेचर एंड प्रोफेशनल सीडिंग। भारतीय महिला मुक्केबाजी एथलीट वैश्विक एमेच्योर और पेशेवर सीडिंग पर व्यवस्था रूप से हावी हो रही है, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर मतलब वर्ल्ड स्टैंड हमारा आ रहा है विश्व में तो मतलब हावी हो रहा है तभी आ रहा है।
स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग शिफ्ट टारगेटेड स्टेट फंडिंग एंड इंटरनेशनल मैचेस एक्सपोज हैवी कलेक्टिवली स्केल्ड परफॉर्मेंस प्रोफाइल डोमेस्टिक फाइटर। संरचनात्मक प्रशिक्षण में बदलाव, लक्ष्य सरकारी फंडिंग और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अनुभवों में सामूहिक रूप से घरेलू मुक्केबाजी प्रदर्शन को उन्नत किएगी। इसीलिए तो ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे जो घरेलू है उनमें हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अनुभवों को साझा कर रहे हैं, ठीक है, हमारे प्रोफाइल को हमने उन्नत बनाया है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है कि दोनों सही हो गया। इस तरह हमने 6 जून की करंट अफेयर्स कंप्लीट की और इसकी पीडीएफ आपको @सौरभ सिविल एकेडमी, जो हमारी संस्थान का नाम है, उस पर आपको मिल जाएगा। बाकी और भी जो कोर्सेज चल रहे हैं हमारे, चाहे वो यूपी स्पेशल हो, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में आपको मैं संज्ञा पढ़ा रहा हूँ, हिंदी के साथ साथ मैं आपको पत्र लेखन पढ़ाऊँ, ये सारे किस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और आगे भी जो कोर्सेज आएंगे वो आपको रेगुलर चलेंगे। कोर्सेज मैं जितने भी कोर्सेज मैं आपको पढ़ाऊंगा सब रेगुलर बेसिस पे चलेंगे और सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप इनका फ़ायदा लें। लेकिन चैनल अगर अच्छा लगे, आपको लग रहा है अगर इसे आपको फ़ायदा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ये चीज़ मान के चलिए कि जहाँ लिखा है ना ये कि सिलेक्शन लेना है तो पेन उठाना है, तो आप इन करंट को नोट डाउन करिए, कॉपी में नोट डाउन करिए, इनका रिवीजन करिए और रिवीजन करने के साथ साथ इनको आगे एक्सप्लोर भी करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, तभी सिलेक्शन होगा। फिर मिलते हैं कल करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।